हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितनी स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, ये सभी बातें, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पास एक रफ और एक पेन जरूर रखें ताकि मैं जो पढ़ाऊँ आप उसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप उसको रिवाइज कीजिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, दर्पण है तो पॉलिश किया हुआ होगा, बिना पॉलिश किए दर्पण बन ही नहीं सकता। ठीक है, दर्पण रहेगा तो उसकी एक साइड पॉलिश किया हुआ होगा। अब हमारा अवतल दर्पण है, आ से अवतल, आ से अंदर, तो अंदर का जो तल होगा परावर्तक तल, वह अंदर की ओर झुका हुआ होगा। ठीक है, बात हो गई अवतल। अब बात है दर्पण। जब हमने पॉलिश कर दिया तो क्या हो गया, दर्पण से इससे प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा, कैसे बनेगा अभी बताऊंगा, का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, यह अवतल दर्पण है। इस दर्पण का यह एक जो रेखा हमने खींचा, यह दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष हो जाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, तो यह हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, या अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र, और यह जो F है इसे मुख्य फोकस कहते हैं, जो P है इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यह जो है C, इसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। क्या, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है, इस जो ये C लिखा हमने, यह वक्रता केंद्र है। ठीक है, जो हमारा ये F है इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस कहते हैं। और जो हमारा P है इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि जो दर्पण का ये जो बीच का पॉइंट है वह दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, इधर से आधा, इधर से आधा, तो जो बीच में होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, जो P है इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो F है ये मुख्य फोकस का संकेत है, जो हमारा C है वक्रता केंद्र का संकेत है। ठीक है, इतनी बात हो गई आपको क्लियर। तो इस दर्पण से, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने की 6 स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, मैं एक एक करके सभी को अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारी स्थिति है, पहला जो स्थिति है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का, वो यह है कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, यह हमारी पहली स्थिति है। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने के लिए, यह प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है उन सभी स्थितियों में से यह पहली स्थिति है। ठीक है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने की टोटल 6 स्थिति हैं। कितने हैं, 6 स्थिति हैं, 6, इंग्लिश में 6 बोलते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। 6 में से जो ये पहला है, पहला मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 6 स्थितियां हैं टोटल। तो पहला कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो। तो अनंत का मतलब वस्तु यहाँ पर होगा। ठीक है, हमने एक वस्तु लिया, इसे हमने इसका नाम दे दिया। इस वस्तु का हम नाम देते हैं क्या, ये हो जाएगा AB। इस वस्तु का नाम हो गया AB, ये हमारा हो गया वस्तु। क्या हो गया, वस्तु। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज बनता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो, चाहे वह उत्तल दर्पण हो, चाहे वह समतल दर्पण हो। ठीक है, तो देखो यह दर्पण है,
इस दर्पण के सामने हमने अनंत दूरी पर एक वस्तु रखा, उस वस्तु का नाम है ए बी, ठीक है। जब हमने वस्तु के सामने रखा, अब इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा। अब आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, अब हम आपको इस इस डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। अभी ये खुद बताएगा कि मैं आगे बनूंगा कि पीछे बनूंगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए उस वस्तु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें निकलकर आपस में मिलना चाहिए, तभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब तक वे दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगी, तब तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह वस्तु है, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब यह समांतर गई। हमने आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 4 नियम बताए हैं। कितने नियम? 4 नियम। अब 4 नियम में से पहला नियम यहाँ पर लागू होगा। हमने आपको 4 नियम में से बताया है, पहला नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी मार्ग से वापस चली जाती है। फिर तीसरी बात कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है और दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। चौथा, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जितने डिग्री कोण पर पड़ता है उतनी ही डिग्री कोण पर दर्पण से टकराकर निकल भी जाता है। ये हमने 4 नियम आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो वहाँ वो जो 4 नियम है वह किसी न इन 6 स्थितियों में से, इस दर्पण के 6 स्थितियों में से सभी स्थितियों में ये 4 में से कोई ना कोई नियम लागू होगा ही होगा। यहाँ पर देखो पहला नियम लागू हो गया। वह नियम क्या है? हमने आपको बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण, अब यह वस्तु है, यह दर्पण है, जाहिर सी बात है जब हम किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आगे बनेगा। अब देखो हमने वस्तु को रखा, अब वस्तु से प्रकाश किरण गई। जब इस वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो इस दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु से होकर जाएगी? तो किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक, फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया। फिर बात आई, अब एक किरण इस तरह से भी जाएगी। अब हमने बताया कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरणें होना बहुत ही आवश्यक है। अब एक किरण है, एक किरण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे जाने के बाद फिर यहाँ से टकराती है, इस दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है। अब यह मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जब समांतर है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। अब देखो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को आपस में काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, चाहे वह दर्पण के सामने काटती हो चाहे वह दर्पण के पीछे काटती हैं। तब देखो अब यहाँ इस दर्पण के सामने दोनों किरण आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब वह किस बिंदु पर काट रही हैं? तो मुख्य फोकस के बिंदु पर काट रही हैं। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। ये पहला नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पहला नियम समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया। पहला नियम यही है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यही है, ये डायग्राम हो गया। हमने बताया किस तरीके से इसका प्रतिबिंब बना, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण, जब वो कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब देखो इन 6 स्थितियों में से सभी स्थितियों में 6 स्थितियों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, और किस आकार का होता है? वस्तु से बड़ा होता है कि वस्तु से छोटा होता है? फिर पूछेगा दर्पण के सामने बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वह दर्पण के सामने बनेगा, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वह दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तब देखो अब यह दर्पण पहला क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं, अनंत दूरी पर रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा?
मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछ सकता है कि उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा। तो जब पहली स्थिति में अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनते हैं तो जो पहली स्थिति है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। कैसे बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। कैसे बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे, मतलब प्रतिबिंब कैसे होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा कि वास्तविक होगी। तो हमने आपको बताया है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तीसरा आंसर भी हमारा मिल गया कि यह कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, प्रतिबिंब हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा। चौथा हमारा पूछ सकता है कि दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे। तो आप इसे लगा सकते हैं कि कहाँ बनेगा। चौथा भी लिख देते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जब कोई वस्तु, तो कहाँ बनेगा? सामने बनेगा। सामने बनेगा। सामने बनेगा। किसके सामने? दर्पण के। दर्पण के। दर्पण के। ठीक है, ये अब पहली स्थिति में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होने की जो पहली स्थिति है वह स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत दूरी पर हो दर्पण के सामने। तो जब कोई वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने, यानी कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ बनता है? तो वह अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, कैसे बनता है कि इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं, दर्पण से टकराने के बाद दोनों आपस में आती हैं, एक दूसरे को ऐसे काट देती हैं। तो जहाँ पर काटती हैं वह बिंदु फोकस होता है, तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस पर ही बनता है पहली स्थिति में। और ये चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि आभासी होता है? तो वास्तविक होता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा होता है कि वस्तु से बड़ा होता है? वस्तु से छोटा होता है, बिंदु के आकार का होता है। वह कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। दर्पण के सामने बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है? जब वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनता है। पहला स्थिति हमारा हुआ क्लियर। अब उसी स्थिति में हर एक स्थिति में आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। दूसरी स्थिति में हमारा कहता है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरी स्थिति में हमारा कहता है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि सी। तो यहाँ पर सी है, इधर क्या है? इधर हमारा है अनंत, इनफाइनाइट है, इधर हमारा अनंत है। तो इधर हमारा अनंत है, ये हमारा है अनंत, अनंत है। ये हमारा है वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र है। तो यही कह रहा है कि जब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, यानी कि हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हम वस्तु को यहाँ पर ऐसे रख दिए। हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया। कहाँ रख दिया? वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया। ये हमारा क्या है? ये हमारा वस्तु है। ठीक है, ये हमारा वस्तु है। जब हमने वस्तु को अनंत, पहले तो हमने अनंत पर रखता था पहली स्थिति में, अब एक एक स्थिति में वस्तु दर्पण के सामने चलता जाएगा, मतलब पास जाएगा। तो दूसरी स्थिति कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो जाहिर सी बात है उस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ही जाएगी। ठीक है,
जाएगी ही जाएगी। 6 स्थितियों में वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ही जाएगी। तो एक प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मतलब दर्पण के मुख्य फोकस, मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित किस बिंदु से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है। अब यदि आप तीर नहीं लगाते हैं, ठीक है, इस मतलब इस तीर से इसकी दिशा को नहीं बताते हैं तो आपका पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है। तीर लगाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तीर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक पॉइंट और, अब हमने बताया कि वस्तु, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरण होना आवश्यक है। अभी तो हमारा एक ही प्रकाश किरण हुआ। कितना हुआ? एक ही प्रकाश किरण हुआ। अब दूसरी प्रकाश किरण को हम निकालेंगे कहाँ से? वक्रता केंद्र से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? वक्रता केंद्र से निकालेंगे। हम वक्रता केंद्र को यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से निकालेंगे। तो ये है हमारी दूसरी प्रकाश किरण। तो हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से फिर वापस भी चली जाती है। ठीक है, वह कहीं भटकती नहीं है। तो ये आई हमारी प्रकाश किरण और फिर इसी मार्ग से वापस चली गई। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यह प्रकाश किरण पहली आई है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आई है, दूसरी इस केंद्र से गई है। तो केंद्र से जो गई है और फोकस से जो आई है, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस वस्तु, यानी वस्तु का हम नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ये हमारा वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। तो ये था हमारा वस्तु और ये हमारा क्या है? ये हमारा है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब है। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। जब हमने दूसरी स्थिति करा कि जब वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो हमने अनंत वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु को रखा तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, वह दर्पण से टकराई तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से आएगी। दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से जाएगी, केंद्र से जाने के बाद फिर केंद्र से वापस भी आ जाएगी दर्पण से टकराने के बाद। तो ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच काट रहे हैं। तो जहाँ पर दोनों प्रकाश एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया। तब दूसरी स्थिति में आपको डायग्राम समझ में आ चुका होगा। अब लिखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे जब हमने वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखा अवतल दर्पण के सामने, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, फोकस के बीच। एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा पूछ सकता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या वह वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है? यह भी पूछ सकता है भाई, क्यों नहीं पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मतलब उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा होता है वस्तु से कि बड़ा होता है? तो वस्तु से क्या है? छोटा ही तो है। ये वस्तु इतना बड़ा है, ये वस्तु इतना छोटा है। एक बार और यहाँ पर बता दें एक बात कि जितने भी प्रतिबिंब यदि वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच बन रही हैं, यानी कि इस वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच जितने भी प्रतिबिंब बनेंगी वह वस्तु से सदैव छोटी होंगी। ठीक, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर बनेगी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से अनंत की ओर बनेगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से और बता रहा हूँ कि वस्तु की जितने भी प्रतिबिंब, ठीक है, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच बनेंगी तो उसका मतलब जितने भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच बनेंगी वह सदैव वस्तु से छोटी होंगी
और जिस वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनेगा वह वस्तु के बराबर होगा, और जितनी भी वस्तुओं की प्रतिबिंब वक्ता केंद्र से अनंत की ओर बनेंगी वह सदैव वस्तु से बड़ी होंगी। ये समझ में आई? तो हमारा जो यह वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र से प्रतिबिंब इधर है तो क्या होगा, छोटा होगा वस्तु से। तो यह क्या है, दूसरा हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा हो जाएगा। ठीक है, वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा। फिर हमसे पूछ सकता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो सदैव बात है, सही बात है कि कोई दर्पण के सामने बना है इसलिए क्या है, वास्तविक है। तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये हो गया। फिर हमसे पूछ सकता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह मतलब क्या होगा, कि दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो भाई क्या है, सामने ही तो है, तो क्या बनेगा, सामने बनेगा, सामने, सामने बनेगा। एक बात और, जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी वह सदैव उल्टी होती हैं, और जितनी भी आभासी प्रतिबिंब बनती हैं वह सदैव सीधी होती हैं। तो यह प्रतिबिंब हमारा कैसा है, उल्टा है, क्योंकि यह वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरी स्थिति ये है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की, कि जब किसी वस्तु को अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं अवतल दर्पण के सामने। ये था हमारा अनंत, ये हमारा अनंत, ये हमारा वक्ता केंद्र। ठीक है, तो जैसे जब हमने इस वस्तु को अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच में रखा तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख के समांतर गई, टकराई, फोकस से आई। फिर एक प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से गई, दर्पण से टकराई, फिर वक्ता केंद्र से वापस भी चली गई। तो ये दोनों प्रकाश किरण वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इनका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब से तो उल्टा होता है। और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से छोटा है, क्योंकि वह वक्ता केंद्र दर्पण के बीच में है, और वह दर्पण के सामने है, और वह वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति क्या है, बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति हमारी ये है कि जब हम किसी वस्तु को उस मतलब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वक्ता केंद्र पर रखते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति यही है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तब जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, जो ये हमारा वक्ता केंद्र है, तो जब हम इस बिंदु पर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वस्तु से छोटा होता है कि बड़ा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि आभासी प्रतिबिंब होता है, ये सभी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कह रहा कि जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं, अब वक्ता केंद्र यही तो है, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र है, जिसे हमने आपको शुरू में ही बताया है। ये हमारा है अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। तो हमने तीसरी स्थिति हमारी यही कह रही है, तो हमने इस बिंदु पर एक वस्तु को रखा, इस वस्तु का नाम हो गया ए और बी। क्या हो गया, ए और बी हो गया इस वस्तु का नाम, इस वस्तु का नाम हो गया ए और बी। इस वस्तु का जो नाम है ए बी, तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण निकली। कैसी निकलेगी, 6 स्थितियों में एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण से टकराई। तीर लगा देना भाई, तीर लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती है, फिर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर एक प्रकाश किरण ऐसे वस्तु से जाएगी,
यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो हमने आपको बताया है जो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के हमने चारों नियम बताए हैं, उस नियम में से तीसरा नियम यहाँ पर लागू होगा। पहला तो यहाँ पर लागू हो गया, तीसरा यहाँ पर लागू होगा। क्या कि हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है और दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से टकराने के बाद वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाती है। तो हमने बताया कि यह प्रकाश किरण वस्तु से चली और फोकस से होकर दर्पण से टकराई, तो जब फोकस से होकर दर्पण से टकराई तो कैसी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ऐसे चली गई। अब देखो यह ऐसे क्या हुआ, यह प्रकाश किरण ऐसे सीधी चली गई, ठीक है, यह प्रकाश किरण ऐसे सीधी जा रही थी, ठीक। तब देखो हमने बताया कि जब किसी वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। तो देखो यह वस्तु वक्ता केंद्र के, ये दोनों प्रकाश किरण ये वक्ता केंद्र पर टकरा रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, नहीं उल्टा बनेगा ना, तो ए डैश बी डैश, ठीक। अब देखो ये हमारी तीसरी स्थिति, जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, डायग्राम हमने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। हमने एक वस्तु लिया, उसको वक्ता केंद्र पर रखा, उस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से रिटर्न आएगी, फिर एक प्रकाश किरण फोकस से गुजरी और फोकस से गुजरने के बाद दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये दोनों प्रकाश किरण वक्ता केंद्र के बिंदु की सिधाई पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर बनेगा। हमने आपको पहले बताया कि जब किसी वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो कैसा बना, दर्पण के सामने, इसलिए कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, आभासी की वास्तविक, वास्तविक है तो कैसा प्रतिबिंब, उल्टा, ठीक है। तो हमसे पूछ सकता है कि जब हम किसी वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा क्या वह वस्तु के बराबर होगा, वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा। तो वक्ता केंद्र पर सदैव वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, वस्तु के बराबर बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये हो गया। फिर दर्पण के सामने बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने। अब आप अनुमान लगा सकते हैं जब वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब ये भी पूछेगा कि जब हम किसी वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो दर्पण के सामने, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो बनता है कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ बनता है, वक्ता केंद्र पर बनता है, ठीक है। तो तीसरी स्थिति है कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के मतलब वक्ता केंद्र पर बनता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये जो हमने ये लिखे हैं हमने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्लस ये डायग्राम, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आपको मैं जितनी भी स्थितियाँ बता रहा हूँ आप लोग उसे ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने रफ पर नोट भी कीजिए, ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं चौथी स्थिति। तीसरी स्थिति आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बात करते हैं चौथी स्थिति में। चौथी स्थिति हमारा कहता है कि जब हम किसी वस्तु को, अभी तक हम अनंत पर रखे थे, फिर अनंत से हमने थोड़ा सा और पास लाया तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखे, फिर उसके बाद हमने वक्ता केंद्र पर भी रख कर देख लिया। 3 स्थितियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं चौथी स्थिति। तो चौथी स्थिति हमारी क्या है, चौथी स्थिति है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और
फोकस के बीच में रखते हैं तब क्या होता है। देखो, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, जब किसी वस्तु को, ठीक है, तो हमसे इस लाइन में हमसे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को, कौन से दर्पण के बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से, ये हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद हमने एक ऐसे लाइन खींची जिसे हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है सी, एक बिंदु है एफ, एक बिंदु है पी। सी पी एफ ये क्या है मैं आपको आगे बता चुका हूँ। वक्ता केंद्र फोकस है, ये ध्रुव है। कह रहा है कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमसे वस्तु को यहाँ पर रखने के लिए कह रहा है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखने के लिए कह रहा है। तो हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया। ये हमारा वस्तु ए बी, ठीक है। ये हमारा क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। ये हमारा वस्तु है, ठीक। जब हमने वस्तु को रखा दर्पण के सामने, तो हमने बताया कि एक प्रकाश किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर की जाने के बाद यह फोकस से होकर आएगी, ठीक। फोकस से होकर गुजरने के बाद फिर ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ये चौथी स्थिति है कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर गई और एक मुख्य अक्ष के समांतर के बाद फिर कहाँ से वापस रिटर्न जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से रिटर्न जाएगी। फिर एक प्रकाश किरण ऐसे फोकस से जाती है, फोकस से जाने के बाद ऐसे दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह कहाँ पर पाई जाती है, ये कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। ये तो हमारा वक्ता केंद्र का एरिया हो गया। अब ये इधर है हमारा अनंत, क्या है, अनंत है। तो ये तो वक्ता केंद्र वाला एरिया हो गया, ये हमारा अनंत वाला एरिया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु जो हमारा बी डैश ए डैश है, तो ये किसके बीच बन रहा है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो वही है कि जब हम किसी वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में अवतल दर्पण के सामने रखते हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। क्यों बड़ा बनता है, क्योंकि हमने बताया कि जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को उसके पास लेकर जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लगता है, लेकिन जब उस वस्तु को हम अवतल दर्पण से दूर लाते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का आकार घटने लगता है, ठीक है। तो जब हम उसके पास लेकर जा रहे हैं तो वक्ता केंद्र पर तो बराबर बनता है, वक्ता केंद्र से इधर जब वस्तु होता है तो इधर छोटा बनता है। जैसे ही वस्तु वक्ता केंद्र से दर्पण की ओर जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र से अनंत की ओर खिसकने लगता है और वस्तु से बड़ा बनने लगता है, ठीक है। तो क्योंकि ये वक्ता केंद्र से अनंत की ओर है इसलिए इसका प्रतिबिंब बड़ा हो गया, और क्योंकि ये वस्तु दर्पण के और पास आ गया इसलिए इसका प्रतिबिंब बढ़ जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण की खासियत है। तो ये हमारा हो गया वस्तु बी डैश ए डैश, ठीक है। ये हमारा वस्तु हो गया, वो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। वस्तु यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। ये वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए इससे कुछ बड़ा है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछेगा, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है।
उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, वास्तविक है तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, फिर हमसे पूछ सकता है उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो ये हमने आपको बताया। कैसा बनता है ये भी हमने आपको बताया। फिर हमसे पूछेगा कि उस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो भी हमने आपको बताया, उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं छूट रहा है। तो जब हम बात करते हैं चौथी स्थिति, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होने की चौथी स्थिति है कि जब हम किसी वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। बीच में हमने देखिए चित्र के माध्यम से समझिए, यह हमारा वक्ता केंद्र, यह हमारा फोकस, इसके बीच में हमने वस्तु को रखा क्योंकि हमारा यहाँ पर कह रहा है, हमसे ये कह रहा है। फिर हमने इस वस्तु से प्रकाश किरण निकाला, फिर ये फोकस से आई, फिर एक प्रकाश किरण फोकस निकाला, फिर एक समांतर आई, ये एक दूसरे को अनंत वक्ता केंद्र के बीच में काट रहे हैं, इनका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, अनंत वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है। अब हमसे पूछेगा प्रतिबिंब मतलब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, तो जब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, वक्ता केंद्र से अनंत की ओर बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। तो कैसा बनेगा, बड़ा, किसे, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो गई हमारी चौथी स्थिति। आई होप चौथी स्थिति आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये चौथी स्थिति जो, अब बात करते हैं पांचवी स्थिति। कौन सी स्थिति, पांचवी स्थिति। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। पांचवा स्थिति हमारा कहता है कि जब वस्तु, पहले हमने अनंत पर रखा, फिर अनंत से वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखा, फिर हमने वक्ता केंद्र पर लाया, फिर हमने वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में लाया। अब पांचवी स्थिति में हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर। पहली स्थिति में अनंत पर रखते हैं, दूसरी स्थिति में वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तीसरी स्थिति में वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखते हैं, और चौथी स्थिति में वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, और पांचवी स्थिति में वस्तु को फोकस पर रखते हैं। ठीक है, एक बार अनंत पर, फिर बीच में, फिर इस पर, फिर बीच में, फिर इस पर, फिर बीच में, ऐसे ही होता है 6 स्थितियाँ। तो पांचवी स्थिति है फोकस पर रखनी। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं तब। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण के सामने। तो हमसे ये कह रहा है कि जब हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो हमने वस्तु लिया ए बी। इस वस्तु से एक प्रकार की किरण मुख के समांतर जाएगी, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। समांतर जाएगी तो भाई वह कहाँ से, दर्पण से करने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये जाएगी फोकस से। फिर एक प्रकाश किरण इस वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे। ठीक है, वक्ता केंद्र से होकर जाएगी एक प्रकाश किरण, वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। तो दर्पण से करने के बाद वक्ता केंद्र के मार्ग से वापस भी चली जाएगी। अब आप इस स्थिति में देख रहे होंगे कि इस स्थिति में दर्पण मतलब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं पर काट ही नहीं रही भाई। इस स्थिति में ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं काट रही हैं, और ये ऐसे फैलते जा रही हैं, ऐसे फैलते जा रही हैं। अब इनका प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ बनेगा, अनंत में बने। कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि इधर हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट अनंत होता है। ठीक है, तो पांचवी स्थिति में यह कहता है, ये इसी का डायग्राम है, देख सकते हैं आप। पांचवी स्थिति में जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस पर रखते हैं, पांचवी स्थिति है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। डायग्राम हमारा ये हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पूछेगा कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण से
जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनने के बाद उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि उल्टा होगा? हमने आपको बताया कि वक्ता केंद्र से अनंत की ओर प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसा बनता है? तो वस्तु से बड़ा होगा। किससे? वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। फिर हमसे पूछेगा कि कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसे बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक कि उल्टा कि आभासी? कैसा होगा? कि सीधा? तो हमारा प्रतिबिंब कैसा? जब दर्पण के सामने बना तो कैसा होगा भाई? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये जो इतने हम लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं एमसीक्यू में जरूर आते हैं। तो पांचवी स्थिति हमारी यही है कि जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। फिर डायग्राम ये हो गया। ठीक है। पांचवी स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्या है? छठी स्थिति में हमारा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। और ये जो छठी स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छठी स्थिति एकमात्र ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण की जिसमें वस्तु, आपको इन पांचों स्थितियों में ये अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, पांचों स्थितियों में आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिला। लेकिन जो छठी स्थिति है इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो छठी स्थिति में कहता है कि जब वस्तु, फोकस तथा ध्रुव, यानी ध्रुव को हम पी से मतलब लिखते हैं, इसलिए हम पी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। जब हम किसी वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तब, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमसे यही कह रहा है कि कोई वस्तु है उसको हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया। ऐसे हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया। ये हमारा ए और ये बी डैश। ठीक है। जब हमने वस्तु को रखा तो इससे एक प्रकाश किरण कैसी जाएगी भाई? सीधी जाएगी। सीधी जाने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर ये जो प्रकाश किरण, तीर लगाना बहुत जरूरी है भाई। तो ये जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गई है, इसको हम दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं। ऐसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। बढ़ाया ऐसे हमने इस दर्पण के पीछे वाले को बढ़ाया। ठीक है। और एक प्रकाश किरण इस वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। तो जब वक्ता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्ता केंद्र से वापस भी चली आएगी। तो इस प्रकाश किरण को भी हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये हमने बढ़ाया। अब आप यहां देख सकते हैं यह जो प्रकाश किरण है फोकस से जो होकर वापस गई है और जो वक्ता केंद्र से होकर वापस गई है, इन दोनों किरणों को हमने दर्पण के पीछे ऐसे बढ़ाया। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। कहाँ पर? यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। छठी स्थिति, यहाँ पर जो छठवां स्थिति है, ये जो छठवां स्थिति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हो सकता है आपको इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में हमने एक वस्तु को रखा, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी,
फिर वह दर्पण से टकराएगी, फोकस से होकर आएगी। फिर एक प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण आई है फोकस से, इस प्रकाश किरण को हमने दर्पण के पीछे बढ़ाया, आभास किया, बढ़ाया। फिर एक प्रकाश किरण हमने वक्ता केंद्र से, वस्तु से वक्ता केंद्र से भी गई। वक्ता केंद्र से जाने के बाद आपको यह पता है कि जब वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्ता केंद्र से वापस भी चली जाती है। तो वक्ता केंद्र वाले प्रकाश किरण को भी हमने पीछे बढ़ाकर आभास किया। तो हमने देखा कि ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को पीछे यहाँ पर काट रही हैं, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे काट रही हैं, इसलिए कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे काटती हैं तो यह प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, आभासी। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है भाई, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा ए डैश, ये हमारा बी डैश, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। ये हमारा छठी स्थिति। अब हमसे पूछ सकता है कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। पहली हो गई। दूसरा हमसे पूछ सकता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, आभासी की सीधा, आभासी की वास्तविक, तो हो जाएगा वास्तविक। कैसा, वास्तविक। जब नहीं सॉरी दर्पण के पीछे बन रहा है ना, तो दर्पण के जब पीछे है तो कैसा हो जाएगा, आभासी। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। छठवीं स्थिति में, अवतल दर्पण की केवल छठवीं स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी के पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। एकमात्र ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण की जो छठवीं है, कि वह स्थिति क्या है कि जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है। आभासी सीधा दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, मतलब वस्तु से बड़ा कि छोटा, आकार क्या होता है, तो कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा होता है। तो छठवीं स्थिति एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि छठवीं स्थिति है हमारी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। छठवीं स्थिति, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर ऐसे फोकस से होकर रिटर्न आ जाती है। फिर एक प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद वक्ता केंद्र से रिटर्न भी आ जाती है। इन दोनों किरणों को हमने पीछे बढ़ाकर आभास किया तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको बताया कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मतलब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी हो जाता है। आभासी है तो कैसा हो जाएगा, सीधा। फिर उसके बाद हमने बताया कि दर्पण के पीछे बनना है, वस्तु से बड़ा बनना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अवतल दर्पण की एकमात्र ऐसी स्थिति है, वही है छठवीं, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप भी मतलब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, वह कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी आया था। वह है कि जब हम, वह ऐसा कौन सा दर्पण है, ठीक है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, ऐसे पूछेगा, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें किसी भी
वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक मात्र दर्पण है वह अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो छठवीं स्थिति है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, जैसे कहेगा आभासी सीधा तो आप लोग को आभासी सीधा अवतल, उत्तल, समतल तीनों में बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल में, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब समतल में, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल में, ठीक है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल में, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब समतल में, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपको यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आज की वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और इसके डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के डायग्राम आप नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।